भारतीय जनता पार्टी की करारी हार की जिम्मेदारी अगर आपने भारतीय जनता पार्टी को न देते हुए उत्तर प्रदेश की जनता को दे दिया है, खास करके सारा का सारा ब्लेम अगर आपने अयोध्या वासियों के ऊपर थोप दिया है और गद्दार कहकर उन्हें संबोधित किया है, तो आप लोगों के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि आप लोग कांग्रेस आईटी सेल के द्वारा बुरी तरह से फंसाए गए हो। अगर आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की उन राज्यों के अंदर करारी हार के जिम्मेदार केवल और केवल जनता को ही डाल दिया है, तो आप लोग बुरी तरह के कांग्रेसी के जो आईटी सेल है उनके द्वारा फेक अकाउंट से जो कमेंट्स किए गए थे उनसे इन्फ्लुएंस हो चुके हो और आपकी राजनीतिक अक्ल कहां तक चलती है इसका परिचय आप स्वयं दे चुके हो। भावनात्मक तरीके से बात करना अलग होता है, लेकिन सच्चा समर्थक वही होता है जो हार का विलोकन करे, अवलोकन करे और आप लोग को समझाए कि एक्चुअल में गलती हुई कहां से। और यही हमने करने का अपने रील के अंदर प्रयास किया था, लेकिन ट्रोलर्स का काम है भावनाओं में बहकर इतनी ज्यादा मां बहन की गालियां दी कि मुझे कमेंट ऑफ करना पड़ा। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि एक्चुअल में गलती हुई कहां से, क्योंकि मैं कोई आईटी सेल का बंदा नहीं हूं, एक स्वतंत्र लड़का हूं जो अपना काम अच्छे से करना जानता हूं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कहां कमी है और इसकी वजह से हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को क्यों सहना पड़ रहा है, योगी आदित्यनाथ जी को क्यों सर्वाइव करना पड़ रहा है, इसका कारण भी जानना पड़ेगा। क्योंकि किसी भी तरीके से इन दो व्यक्तिमत्वों का फायदा उठाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उन्हें इस गलती को स्वीकार करनी ही होगी। तो नमस्कार साथियों, जय सनातन, स्वागत है आपसे अपने यूट्यूब चैनल आशुतोष थॉट्स के अंदर, जहां हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार गलती हुई कहां से और गाली जनता को नहीं अपितु गलती करने वालों को दी चाहिए। चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहली गलती भारतीय जनता पार्टी के ये हुई जो 2019 में नहीं हुई थी और 2024 में चरम सीमा पर हो गई। भारतीय जनता पार्टी का मूल उद्देश्य क्या था? सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता बड़े से बड़े पद तक जा सकता है, एक मामूली सा कार्यकर्ता भारतीय का पंतप्रधान बन सकता है। यह विश्वास हमें कांग्रेस ने नहीं दिया था, लोगों की विचारधारा आपने बदली थी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने बदली थी और कहा था कि किसी भी दल बदलू नेता को हम किसी प्रकार से टिकट नहीं देंगे। 2019 में आपने नहीं दिया, आपके सामने 303 सीटें थी, एनडीए 350 पार कर चुकी थी। लेकिन जैसे ही आप 2019 में जीतते हैं उसके 5 वर्ष के भीतर में क्या होता है, समाजवादी पार्टी का कोई नेता आता है और आप उसे अपने पार्टी में ले लेते हैं, कांग्रेस पार्टी का कोई नेता आता है आप उसे अपने पार्टी में ले लेते हैं। बट सबसे बड़ा उदाहरण तो ये रहा था कि बलिया लोकसभा क्षेत्र से आपने किसे टिकट दिया था, आप लोग एक बार जाकर देखिए। भारतीय जनता पार्टी की ओर से नीरज शेखर। अब नीरज शेखर कौन है? भारत के 8th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का बेटा नीरज शेखर जो है, तो ये बंदा पिछले 30 वर्षों से 25 वर्षों से समाजवादी पार्टी के लिए काम करने वाला बंदा है। अब आप मुझे एक छोटा सा बात बताइए कि बलिया विधानसभा क्षेत्र के अंदर जहां पर आपका भाजपा कार्यकर्ता का बूथ मेंबर का है, हम जैसे लोग हैं जो आए दिन समाजवादी पार्टी से प्रताड़ित होते रहे, आए दिन कांग्रेस से हम लड़ते रहे, अचानक से पता चलता है कि दिल्ली में बैठे हुए एक व्यक्ति ने यह बात कह दी कि नहीं नहीं नहीं, एसपी के एक नेता को अब हम अपने अंदर लेंगे, उनका शुद्धिकरण कर देंगे और आप जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है आप जाइए समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता को जिताने का, आप लोगों से वोट देने की अपील करिए। ये बात आपकी लंका ले डूबी और ये बात केवल बलिया तक सीमित नहीं थी, ये बात आपकी बनारस में भी आई। 2004 में जिसने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिना में सहयोग किया, उस कांग्रेस के सांसद रहे, भाई वो कार्यकर्ता नहीं है, वो कोई मामूली सा एमएलए नहीं था, सांसद रहने वाला जिसने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 2004 में गिराने में सहयोग दिया था, उस व्यक्ति को यानी कि राजेश मिश्रा को आपने बनारस से टिकट दे दिया। अब आप छोटा सा एक तर्क लगाइए, जितने भी आपकी हार हुई है वो हार के ऊपर एक बार अच्छे से विश्लेषण कीजिए और उस हार का आपका सामना कुछ इस प्रकार से होगा कि जितने भी दल बदलू नेता आपके पक्ष में आए हुए थे और आपने उन्हें अपने सलाखों पर बिठा कर रखा कि ये हमारी नुक्ति डैया को पार लगाएंगे, आप तो पहले से ही जीत रहे थे, फिर भी आपने ऐसे लोगों को अपने संगठन के अंदर लिया और आपके सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता का विश्वास आपने स्वयं खोया और आपके जो दल बदलू नेता है उसमें से 90% जिसको आपने सीट दिया वो हार चुके हैं। योगी आदित्यनाथ ने जब आप लोग को यह कहा था कि लल्लू सिंह जैसे व्यक्ति को टिकट अब नहीं देना है, योगी आदित्यनाथ ने बहुत से ऐसे टिकटों के बारे में बात कही थी, शीर्ष नेतृत्व ने साफ नकार दिया। अब बात करते हैं अयोध्या वासियों की। अयोध्या वासियों को भर भर के गाली दिया गया। आप लोग को समझ में आ रहा है आप लोग क्या कर रहे हो? जितने भी लोग अयोध्या वासियों को गाली दे रहे हैं और जो कि राइट विंगर या फिर हिंदू होंगे, उन लोगों से मैं क्या देना चाहता हूं कि भाई आगे भी इलेक्शंस आने वाले हैं ना, आगे के इलेक्शंस के लिए आपके जो कोर वोटर्स है वो तो है ही, लेकिन जो नए वोटर्स जन्म ले रहे हैं, आज जो 15 वर्ष का है 2029 में उसकी भी आयु उतनी हो जाएगी जो वोट देने काबिल हो जाएगा। तो अपनी जनता को अपने ही विरोध में भड़काकर तुम्हें क्या लग रहा है अयोध्या वासियों को गाली दे देने से आने वाले क्षेत्र सभा में वो कहेंगे कि नहीं नहीं पिछली बार में बहुत गाली पड़ी थी, इस बार तो हमें जिताना ही है। ऐसा नहीं होता है। अगर आप उनके स्वाभिमान के साथ खेलेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं ये बात ईगो पर ले लेंगे और हर कोई अगर अपनी अपनी बात को ईगो पर लेता चलता रहा तो फिर तो हो गया बंटाधार, फिर वापस से आएगी वही कांग्रेस, वापस से आएगा वो समाजवादी पार्टी का वो नेता जो राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाता है और इसी झूठे अहंकार के अंदर हम जीते रह जाएंगे कि मैं राजपूत मेरे से बीजेपी का दोष है, मैं ब्राह्मण मेरे से बीजेपी का कहीं ना कहीं उदासी है, मैं ठाकुर मैं बनिया मैं वो मैं ये फलाना ढिमकाना, इसी में हम रह चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि आप लोग को आधे से जनता को ये नहीं पता, जो 17, 18 साल 20 साल के लड़के हैं उनको नहीं पता कि अयोध्या ये कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, फैजाबाद
याद है। और अयोध्या की पूरी लोक संख्या कितनी है? 78,000। पूरे वोट कितने पड़े हैं लल्लू सिंह को? और सबसे पहला क्वेश्चन, क्या आप लोग को यह भी पता है कि लल्लू सिंह को टिकट ना दे, इसके लिए भी बात करी गई थी? क्या स्पष्ट रूप से आप इस बात का स्वीकार करेंगे कि लोकसभा ऊपर बैठे हुए जो दिल्ली के लोग हैं उन्होंने योगी आदित्यनाथ के लिस्ट को ठुकरा दिया था? हम लोग मीटिंग में जाकर बात करते हैं, हम लोग वहां पर उतरकर लोगों से कहते हैं, हम लोगों ने ग्राउंड लेवल की रियलिटी देखी है और हम जैसे जितने भी आप लोग देखते हो आज सभी के सभी इसीलिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि ये बात उन्होंने आज से 4 महीने पहले, 5 महीने पहले जब जब इनकी बात उठाई गई तब तब खुले मंच से कहा, लेकिन परिणाम क्या हुआ? हम जैसे लोगों को साइड किनार कर दिया गया। ना महाराष्ट्र आईटी सेल ने सुना या यूपी की आईटी सेल ने सुना, क्योंकि वहां पर चलता है जी सर हमसे नहीं होता है, हमारे सामने यही होता है कि हमें नरेंद्र मोदी जी को जिताना था, हमें योगी आदित्यनाथ का सर और गर्व से ऊंचा करना था, इसीलिए अपने लोगों की गलतियां हम स्वयं आकर बताएंगे। समाजवादी पार्टी को कितने वोट मिले? 48% और बीजेपी को कितने वोट मिले? 43%, यानी कि लगभग 5% की गड़बड़ी हुई है। तो सारा ब्लेम आप उन पर नहीं डाल सकते हैं। उन्हें पता था कि किसी भी तरीके से उन्हें वोट देने ही जाना है, इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि भरी दोपहर की 48 डिग्री की 45 डिग्री करती धूप के अंदर भी वो काले काले बुर्का पहनकर भी रास्तों के ऊपर घंटे खड़े थे। लेकिन हमारा अहंकार ये था कि अरे क्या जरूरत है वोट देने की, हम तो मोदी जी का चेहरा दिखाकर जीत ही जाएंगे। अरे क्या जरूरत है रैली करने की, हम तो योगी आदित्यनाथ के डेवलपमेंट के कार्य को दिखाकर जीत ही जाएंगे। यही अहंकार आपको ले डूबा है और सत्य यही है कि आपको यह सारा क्रिटिसिज्म सुनना पड़ेगा, क्योंकि हम जैसे कार्यकर्ताओं ने केवल अपना पसीना नहीं अपितु अपना खून, अपनी जवानी और अपने घर परिवार सब कुछ त्याग कर काम कर रहे हैं। इसलिए जितने भी आप लोग कंटेंट क्रिएटर जो सच्चे हैं, जो चाट रहे हैं, वो उनको पैसे मिलते हैं, और जो सच्चे तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनको गालियां दे रहे हैं। बिंदास गालियां दो। अगर मुझे गाली देने से, मेरी मां बहन को गाली देने से तुम्हारी आत्मा को संतुष्टि मिलती है और तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बड़ा काम कर रहे हो, तो एक बार अपने घर को छोड़कर ऐसे ग्राउंड लेवल पर काम करो, अपनी जवानी को बर्बाद करो, और फिर बाद में जब आपको पता चले कि आपके शीर्ष नेतृत्व में कुछ ऐसे व्यक्ति बैठे हुए हैं जो अपने अहंकार भाव के अंदर नरेंद्र मोदी जैसे लोगों को हटाने का प्रयास करते हैं, योगी आदित्यनाथ जी जैसे लोगों के क्षमता को कम करने का प्रयास करते हैं, तब खून खौलता है। और यही बात यहां पर सिद्ध हुई। गलत लोगों को टिकट देना, आप लोगों का इंटरफेरेंस स्टेट के अंदर अधिक से ज्यादा हो जाना, और खास करके दल बदलुओं को अपने अंदर लेकर उनका शुद्धिकरण करके अभिषेक करना आपको महंगा पड़ गया है। अब चलते हैं दूसरे मुद्दे की ओर। भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर्स कौन है? वो वोटर जो कहीं नहीं बढ़ते, वो वोटर्स जो केवल हिंदुत्व के नाम पे ही आते हैं, वो वोटर्स जिनके लिए उनका गुरु भगवा ध्वज है, और वो वोटर्स जिनके सामने ऐसे हाथ रखे हम अपनी गर्दन, जिनके 2 बार झुकाकर कहते हैं नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंद भूमे सुखम वर्धितो हम, ये कहने वाले आरएसएस नागपुर का वो भगवा ध्वज। अगर आप लोग अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा ये कहलवाते हो कि भगवा ध्वज का अर्थ बीजेपी नहीं है और ना ही बीजेपी भगवा ध्वज को रिप्रेजेंट करती है, तो सबसे बड़ी मूर्खता तो यही होती है। आप अपने कोर वोटर्स को अपने ही हाथ से कहते हैं कि जा मुन्ना जा, हमें तुम्हारी आवश्यकता नहीं। वो वोटर भी तुम्हारे लिए लड़ता है, भले उसे पता हो कि उसकी कीमत शून्य है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जब वो समाज में जाकर उतरता है तब आपका वीडियो उसके सामने ला दिया जाता है और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो आपको एक्सेप्ट ही नहीं करती है, तो किस मुंह से काम कर रहे हो? आरएसएस, बजरंग दल, वीएचपी, बजरंग दल, ये जितने भी संस्थाएं हैं, जितने भी संगठन है, यहाँ आपका 99% वोट बैंक है, लेकिन आप क्या कह देते हो कि हमें इन जैसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। और अगर लोगों को लगता है कि ये बात उन्होंने नहीं कही, तो ये क्लिप जरा देख लो। जनता पार्टी किसी को सब्सक्राइब नहीं करती है। भगवा डज नॉट मीन भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी मीन्स सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और हम उसको लेकर के चले हुए हैं। ये सब सुनने के पश्चात भी हम लोग नरेंद्र मोदी जी का साथ नहीं छोड़ते हैं और ना ही छोड़ेंगे। क्यों पता है? क्योंकि हम जैसे लोगों ने उनके कर्तृत्व को देखा है, उनके नेतृत्व को देखा है, और एक आशा की किरण हमने उनके अंदर देखा है कि ये व्यक्ति क्रांति ला सकते। उन्होंने क्रांति लाया। राम मंदिर से लेकर धारा 370 को हटाने तक का काम हो, ये सारे के सारे बड़े बड़े कार्य उन्होंने करके दिखाया। अपने पर्सनल हेतु को सदैव राष्ट्र के हेतु से छोटा रखा और राष्ट्र को सर्वप्रथम रखा। उन नरेंद्र मोदी जी के लिए हम लोग दिन रात काम करते हैं। मेरे घर, मैं अपनी बात ज्यादा करता नहीं हूं, लेकिन एक बात आप लोगों को बता दूं कि जब आरएसएस की बात होती है तब आरएसएस हम जैसे लोगों को अपनी अपनी जगह पर भेजते हैं, प्रचार के लिए हम लोग जाते हैं। और ये बात कहना शायद मेरे लिए अलाउड नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी ये बात कह देता हूं कि जब हम किसी एक जगह पर वोट मांगने के लिए जाते हैं तब हम केवल और केवल राष्ट्र धर्म की बात कहते हैं, और यही सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, क्योंकि लोकसभा इसी बात का निर्धारित करती है और इसी बात के निर्धारण पर हमने लोगों से वोट मांगा। जिस व्यक्ति की जीतने की आशंका शून्य थी, वहां जा जाकर भी हमने अपनी सभाएं ली, लाखों लोगों को संबोधित किया। और जिस दिन मेरी पूर्ण 8 सभा, मेरे 8 दिन के अंदर 16 सभाएं संपूर्ण हुए, उसके अगले दिन नरेंद्र मोदी जी उसी जगह पर आते हैं, वहां की सभा को संबोधित करते हैं। परिणाम स्वरूप यह होता है कि वहां का कैंडिडेट 1,77,000 वोटों से सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के वजह से ही जीतता है। आपने जिन लोगों को अपने पार्टी में घुसाड़ लिया और अपने कोर वोटर्स को कहा कि हमें इनकी आवश्यकता नहीं है, यहीं पर आपकी सबसे बड़ी गलती हुई है। एक बात स्पष्ट रूप से समझने का काम है कि आप एक
आईटी सेल को जो आज आपका पैदा हुआ है कांग्रेसिया, आप 2014 से ये सारी चीजों का उपयोग कर रहे हो, इसका सदुपयोग आप लोग ना कर सके और ना ही आप लोग ऐसा कंटेंट क्रिएटर बना सके जो क्रिएटर अपना एफर्ट डाल रहा है उसको आगे ले जाने का काम करने की बजाय उसके रीच डाउन जब होती है तब उसका संयोग आपने कितनी बार करा। स्ट्रिंग जैसे चैनल आपने अपने हाथों से खो दिया, अन्ना को आपने पूरी तरह से गवा दिया। तमिलनाडु में आपको कितने सीट मिले? 0 सीट मिले। तो आप अपने लोगों को पकड़ के रखो, उनको विश्वास दिलाओ कि हाँ हम तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे साथी है, सुख में ना हो लेकिन दुख में सबसे आगे हैं। एक अकेले नरेंद्र मोदी जी भारत में नहीं घूम सकते हैं, इसलिए मेरा सबसे बड़ा पहला यही सलाह रहेगा और मैं बार बार मीटिंग में जाकर यही कहता हूं कि आने वाले समय में आप लोगों को आपके अध्यक्ष को बदलने की बारी आएगी और उसके लिए सबसे उत्तम चेहरा इस वक्त पूरे भारत में केवल एक ही है, उनका नाम है मध्य प्रदेश के पूर्व चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, जो कि आरएसएस के ही है और उनका नेतृत्व हमने मध्य प्रदेश में देखा है। एक व्यक्ति जब सेंट्रल के द्वारा स्टेट में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता 29 में से 29 लाता है, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में सेंट्रल द्वारा अपनी ताकत का दिखाने का उपयोग किया जाता है और हस्तक्षेप हद से ज्यादा किया जाता है तब योगी आदित्यनाथ जैसे व्यक्तिमत्वों को भी झुकना पड़ता है, जो हमें बर्दाश्त नहीं है। राहुल गांधी जैसे लोगों ने अपने सभाओं के अंदर खटाखट कहते हुए ये कहा कि हमने 1 लाख रुपए बांटेंगे, हमने 1 लाख रुपए देंगे, 8,500 महीना बांटेगा और जैसे ही इलेक्शन समाप्त हुए जनता जो बुरखेदारी थी सभी के सभी उनके पार्टी ऑफिस पहुंच गए। क्या मिला? कुछ नहीं मिलने वाला। तो ऐसे ही हम लोग को पता है कि जैसे आपको लॉलीपॉप चुसाया जाता है वैसे ही लॉलीपॉप बार बार लोगों को दिया जाता है। लोग उतनी भी मूर्ख नहीं होती है जितना आप उसे समझते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को आज हम लोग बार बार ये बात सलाह कर रहे हैं कि कृपया अपने शीर्ष नेतृत्व को बदलिए। जब अमित शाह आपके अध्यक्ष थे तब हालात कुछ और थे, नितिन गडकरी जब आपके अध्यक्ष तब हालात कुछ और थे। आज भी आपके अध्यक्ष को बदलने की आवश्यकता है। कृपया करके इस बात को घमंड या ईगो पर लेने से अच्छा है जो छोटे मोटे लोग भी, हम जैसे चुक्का दुक्का आरएसएस के लोग जो अपना घरदार छोड़कर अपनी जवानी को पूरी तरह से समर्पित कर रहे हैं बिना आपसे किसी 1 रुपया का अपेक्षा करते हुए भी, जो बात कह रहे हैं कि अपने अध्यक्ष को बदलने का, कृपया करके किसी न किसी प्रकार से अपने स्ट्रैटेजी को बदलने का कहीं ना कहीं निर्णय लीजिए। तो इस बात को ईगो पर से लेने से अच्छा है और तुरंत कमेंट के अंदर गाली देने से अच्छा है कि इस बात का विश्लेषण हो, समझने का प्रयास किया जाए। अगर वीडियो का संदर्भ समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट के अंदर आप गाली दे सकते हैं और गाली देने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि मैं एक सनातनी पुत्र हूं और सनातनी पुत्र होने के नाते जब कोई व्यक्ति हमें जय श्री राम कहता है तो हम उसे जय श्री राम ही कहते हैं और जब कोई हमें गलती गाली देता है तब भी हम जय श्री राम कहते हैं। अगले वीडियो के अंदर मिलता हूं सनातनी हो, तब तक के लिए जय सनातन। यार पहली बार आंख में आंसू निकले कि जिनके लिए लड़ते हैं वही गाली देने लगे, झुकने नहीं देंगे।